अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो अभी आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले तो हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उसको समझने के बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम टीआरएनए। टी आर, अगर हम बात करें टीआरएनए की तो फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ये बनता कहाँ है, न्यूक्लियस में, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। कौन बनाता है इसको भाई साहब, डीएनए। भाई डीएनए सबको ही बना रहा था, डीएनए का टेम्पलेट इस्तेमाल करके आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 था जो टीआरएनए की फॉर्मेशन कर रहा था। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब ऑल्सो नोन एज, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एक मिनट जस्ट, तो मैं क्या कह रहा था, इसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसके मॉडल को हम क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एल शेप भी बोलते हैं, मतलब नाम है इसके। इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आर, तो मतलब बहुत सारे नाम है इसको। सॉल्युबल आरएनए में हम सिंपली में शॉर्ट में एसआरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अलग अलग नाम है और ये कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। वैसे यूजुअली प्रेजेंट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। अगर कोई पूछ ले इसका फंक्शन क्या होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, कैरियर फॉर अमीनो एसिड, कैरियर फॉर अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब हमें अगर प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड चाहिए होगा, और अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के कौन लाता है, टीआरएनए लाता है। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हैं। तो हमारे पास टोटल डिफरेंट टीआरएनए कितने होंगे, मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट यानी वैरायटी के, टोटल अलग अलग टीआरएनए हमारे पास टोटल कितने मिलते हैं, वैरायटी के 20। यानी हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए। अब हमें टीआरएनए की स्ट्रक्चर समझनी है। अगर मैं टीआरएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इसमें अगर हम बात करें तो इस एंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड और ये है 5 प्राइम एंड। आपको पता चला सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब आपको अपीयर हो रहा है डबल, लेकिन है एक्चुअली में क्या, सिंगल स्टैंड है। तो अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहले ये वाली जो आर्म है ना, इसको बोलते हैं टी साई सी लूप। हाँ बताऊंगा, ये जो लूप है इसको बोलते हैं डी एच यू लूप, ठीक है। ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। ये जो ऊपर दिख रहा है इसे बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक। तो कहने का मतलब ये अलग अलग लूप है, सबका काम क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो टी साई सी लूप है ये क्या करती है, बाइंड विद लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। कौन सी सब यूनिट से, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक। इसलिए इसको हम राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म भी बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म या लूप बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो DHU लूप जो है इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। कहने का मतलब क्या हुआ, अब सिंथेटेज लगा रहा हूं मतलब एंजाइम है, तो यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। वो एंजाइम आगे अटैच होता है और ये एंजाइम एक्चुअली में क्या करता है, बाइंडिंग करवाता है किसकी, अमीनो एसिड की विद tRNA, ठीक है ना। जो ये एंजाइम है वो क्या करेगा, हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड और tRNA, ठीक है। इतनी बात हुई। ये छोटी सी डंडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल आर्म। क्या होती है, वेरिएबल आर्म। इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, हमें जो पढ़ना है बढ़िया से थोड़ा एंटी कोडोन लूप, ये काम की चीज है। एंटी कोडोन लूप क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री कोड होंगे इसमें, क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कोड फॉर, या कॉम्प्लीमेंट्री कोड इसके पास होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री कोड का मतलब क्या होता है, अब सोचो हमारे पास क्या था, राइबो एमआरएनए था, एमआरएनए के ऊपर कोई कोड लिखा हुआ है, उस कोड के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये क्या करेगा, बाइंड करता है, बाइंड विद कोडोन ऑन एमआरएनए, कोडोन ऑन। तो अगर मान लिया मेरे पास यहां एक एमआरएनए है, क्या है यहां एमआरएनए है, ठीक है, मैं मान ले रहा हूं ये एक डंडी है जो एमआरएनए की है, थोड़ा सा एक होल्ड कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक एमआरएनए है, अब इस एमआरएनए के ऊपर एक कोड लिखा हुआ है और वो कोड मैं लिख रहा हूं, मान लिया लिखा हुआ है AUG, ठीक है ना। तो इस AUG को आइडेंटिफाई कौन करता है, मैंने बताया tRNA, मतलब हमने नहीं पढ़ा था अभी तक, मैंने बताया था कि जेनेटिक कोड के अंदर ठीक है कोड वगैरह बन गए, लेकिन कोड को रीड करके सही सही अमीनो एसिड लेके कौन आएगा, तो tRNA ही तो है। तो यहाँ AUG था, AUG के अपोजिट में इससे क्या होगा, UAC। अब आप सोचो ध्यान से, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री तो है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये क्या करेगा, आपस में अटैच हो जाएंगे, मतलब ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। मतलब एक्चुअली में कोडोन को रीड करके करेक्ट अमीनो एसिड लाके पहुंचाना किसका काम है, tRNA का काम है। tRNA इज द मीडिएटर फॉर ट्रांसलेशन, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए आरएनए प्रोटीन, जो पूरा मशीनरी है प्रोटीन बनाने की, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की मशीनरी है, उसमें मेन रोल किसका है, आरएनए का है। आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन भी लेके जा रहा है, फिर उन दोनों को रीड करके मिला भी रहा है, मतलब समझ रहे हो आरएनए के पास क्या कैपेबिलिटी है, एज ए जेनेटिक मटेरियल सर्व कर ही सकता है। तो एक रीजन है ये कि जो हम बोलते हैं ना कि पहला जेनेटिक मटेरियल जो बना होगा वो आरएनए रहा होगा, क्योंकि आरएनए के पास सारी एबिलिटी है करने की। क्लियर बात। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर थी किसकी, tRNA की। अगर हम बात करें, ये जो कोडोन वाली लूप होती है, ये हर एक कोड के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। भैया AUG कोड है उसके लिए UAC है, दूसरा कोड होगा उसके लिए दूसरा होगा। ये एंटी कोडोन कोडोन को आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट अमीनो एसिड लाता है, और फिर वो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनके क्या बनेगा, प्रोटीन की चैन बन जाएगी। क्लियर है बात, यहां तक ये tRNA की स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अब अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है डायग्राम tRNA का, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग सेम में होगी, जैसे मैं बोला क्लोवर लीफ लाइक मॉडल होता है, एल शेप मॉडल होता है, ऐसे भी एनसीईआरटी में पहले डायग्राम पिछले जैसा था बट अभी चेंज कर दिया है, नई एनसीईआरटी में ऐसा दिखता है। तो देखना ध्यान से, अगर आप देखो तो यहाँ AGU नाम का कोडोन है, तो यहाँ देखो UCA नाम का कोड है, और ये tRNA है, और इसका देख रहे हो अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पे सीरीन जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ बात करोगे AUG है, तो यहाँ UAC है, और यहाँ क्या है, टायरोसिन है। मतलब इस तरीके से आरएनए की चैन है, एमआरएनए की चैन है, एमआरएनए के ऊपर आगे tRNA बाइंड करता है और अपने साथ में अमीनो एसिड लेके आता है। अब सोचो दोनों अमीनो एसिड के साथ मौजूद है, इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनके क्या बन जाएगा, यानी प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड चैन बन जाएगी। तो यहां तक आपको आइडिया लग गया। अब सुना ध्यान से, अब हमारे पास जो प्रोसेस शुरू होती है उस प्रोसेस का नाम है क्या, ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है भाई,
फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाना है भैया? पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन की चेन बनानी है। कहां से? फ्रॉम एमआरएनए से बनाना है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अगर हम ट्रांसलेशन के स्टेप्स की बात करें, किसकी बात करें? स्टेप्स की। तो हम इसको इन स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड देन एक्चुअल में आपका ट्रांसलेशन शुरू होगा। और जो ट्रांसलेशन है इसमें 3 स्टेप एज यूजुअल, इनिशिएशन, इलोंगेशन और क्या होगा? टर्मिनेशन। ये सब चीज क्लियर बात यहां तक? तो इतनी बात समझ में आई कि सर पहले हमें चार्जिंग वगैरह करानी पड़ेगी, एक्टिवेशन कराना पड़ेगा और फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन वगैरह हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें पूरे ट्रांसलेशन की मशीनरी के अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे राइबोसोम की जरूरी है। तो राइबोसोम की जरूरत है, तो राइबोसोम क्या करेगा इसको भी समझना है हमें। तो हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं क्या, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले कि राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम राइबोसोम के बारे में बात करें, सुनना ध्यान से। सबसे पहले राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ। और आपको पता है राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक तो आपका प्रोटीन और एक आपका आरआरएनए। ठीक है ना? तो आरआरएनए जो बना था किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। वो किस काम का था भैया? राइबोसोम में तो बनाना था। तो अगर हम बात करें, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन समझ लेना 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। 80 डिफरेंट टाइप्स प्रोटीन, यानी 80 अलग अलग प्रोटीन के बना होता है। ये 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था नीट। ठीक है? यानी 80 अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं किसके अंदर? राइबोसोम के अंदर। अब आपको पता ही है राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट्स। अगर हम 2 सब यूनिट की बात करें तो एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट। हाँ, कौन सी सब यूनिट? स्मॉलर, जो कि डिपेंडिंग अपॉन ये 30s हो सकती है और या फिर 40s हो सकती है। मतलब डिपेंड करेगा ना 70s राइबोसोम है या 80s राइबोसोम है। अगर हम बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है? क्या करती है? बाइंड विद एमआरएनए। बाइंड विद एमआरएनए, ये एमआरएनए के साथ अटैच होता है। एक्चुअली में याद करो, एमआरएनए हमने मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया था कैपिंग के अंदर, तो उसका एक रीजन भी था। ये जो स्मॉलर सब यूनिट होती है ना, वो आइडेंटिफाई करती है किसको? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। अगर वो बाइंड नहीं किया है तो अटैचमेंट नहीं होगी। ठीक, तो मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, बट एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया हुआ है। जैसे लास्ट सब यूनिट से जब बाइंड करना होता है तो साइड मतलब एसडी करके कोड होता है, एसडी सीक्वेंस बोलते हैं उसको हम। तो एसडी सीक्वेंस होता है, बट एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। बट जब लास्ट सब यूनिट बाइंड करेगी ना, उसके अंदर भी एसडी सीक्वेंस होते हैं जो आपस में बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट 30s एंड 40s बाइंड विद एमआरएनए, एमआरएनए से बाइंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें जो लार्जर सब यूनिट होगी, जो क्या होगी? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है ना कुछ इरेजर। जो हमारी लार्ज सब यूनिट है, वो क्या हो सकती है? 60s हो सकती है। अच्छा, 30 पहले लिखा था तो मैं यहाँ 50 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? 50s हो सकती है या 60s हो सकती है। और ये क्या करेगी? याद रखना, इसके पास साइट होती है 3 साइट। 3 साइट, इसमें 3 जगहें होती हैं। और 3 जगहें कौन कौन सी हैं? उसका नाम है ए, पी और ई।
ए का मतलब होता है अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो असाइल साइट। पी का मतलब होता है पेप्टाइडेल साइट, और ई का मतलब होता है एग्जिट साइट। ये तीनों साइट कैसे इस्तेमाल होंगी, क्या करेंगे, समझ जाओगे आगे। एक्चुअली में अमीनो एसिड साइट से टीआरएनए एंटर करता है, पेप्टाइडल साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच, और एग्जिट साइट से टीआरएनए वापस से निकल जाएगा। उसका रोल खत्म हो गया। उसका काम क्या था, अमीनो एसिड लेके आना, ट्रांसफर करना, तो काम खत्म, बाहर हो। अब सुना ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो राइबोसोम की ये दोनों सब यूनिट असेंबल होती हैं। क्या होती हैं, असेंबल होंगी। ये असेंबल होने का मतलब दोनों कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन होंगी क्यों, ताकि क्या बनाए, एक कंप्लीट राइबोसोम बना पाए। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, असेंबल होंगी, और असेंबल होने के लिए इनको मैग्नीशियम 2+ आयन चाहिए होता है। जब Mg2+ आयन चाहिए होगा तो क्या बनेगा, दोनों सब यूनिट असेंबल होकर के राइबोसोम बना देंगी। और राइबोसोम आइदर वो 70S हो सकता है या फिर वो 80S हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसके अंदर बात कर रहे हो, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझा कि राइबोसोम का क्या रोल है। अब एक बात और समझते हैं, राइबोसोम का जब हमने रोल समझ लिया तो एक और चीज एमआरएनए के ऊपर, अगर हम बात करें तो एमआरएनए जो है ये क्या बताता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। भैया इसके पास है क्या, अमीनो एसिड किस ऑर्डर में जोड़ना है वही तो है इसके पास, लेकिन इसको बताया किसने है, डीएनए ने बताया है। मतलब ये क्या करता है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डिक्टेटेड बाई, किसने डिक्टेट किया है, डीएनए ने, डिक्टेटेड बाई। क्लियर बात। अब सुनना, अगर मान लो कि मेरे पास ये क्या है, एमआरएनए, यहां से लेके यहां तक ये मैंने एमआरएनए मान लिया। इस एमआरएनए के ऊपर यहां पे एक कोड लिखा हुआ है AUG, क्या लिखा हुआ है, AUG। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोड हैं, और यहां एक कोड लिखा है UAA। तो मुझे पता है ये वाला कोड क्या है, स्टार्ट कोडोन। क्या है, स्टार्ट कोडोन। ये वाला कोड क्या है, स्टॉप कोडोन। तो भाई साहब प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट कोडोन से, खत्म कहां होगी, स्टॉप कोडोन पे। तो ये पहले वाला और ये बाद वाला, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं यूटीआर। क्या बोलते हैं इसको हम, यूटीआर। यूटीआर स्टैंड फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो कोई पूछे क्या होता है भैया अनट्रांसलेटेड रीजन, वो रीजन है जहां जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, जो स्टार्ट कोडोन के पहले होता है और स्टॉप कोडोन के बाद होता है। ठीक है ना, सीक्वेंस बिफोर स्टार्ट कोडोन, बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन। इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है और उसे हम यूटीआर बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। क्लियर बात। तो हमने यहां तक समझ लिया यूटीआर वगैरह क्या होता है, अलग अलग चीज। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें इसके अलावा मुझे चाहिए होता है ट्रांसलेशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर। क्या चाहिए होता है, इनिशिएशन फैक्टर, यानी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर। और दूसरा क्या चाहिए होता है, टर्मिनेशन फैक्टर। वैसे इलोंगेशन फैक्टर भी होता है, टर्मिनेशन फैक्टर। आई थिंक कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे। और एक और मैं लिख दे रहा हूं, इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन। यहां तक की बात समझ में आई। ठीक, अब एक बात समझते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहला स्टेप, यानी स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। भैया अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है तो कैसे होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये अमीनो एसिड है।
अमीनो एसिड को मैं शॉर्ट में ए से लिखूंगा, तो याद रखना कि ए जहां है वो अमीनो एसिड है। प्लस मुझे क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। अब प्लस मुझे क्या चाहिए, एंजाइम। जो मैंने ई लिखा है, ई कौन सा एंजाइम है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, याद आया, वही एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तीनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, प्लस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक मिनट जस्ट, तो मैं क्या कह रहा था कि अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेज यही है। इसने क्या किया, अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया है, और मतलब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में से निकाल के बाहर कर दिया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं। जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पास शुरू होती है भैया स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसको हम प्यार से लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, और इसको हम प्यार से अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोल दो, होता क्या है, जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया, मतलब फुल्ली रेडी हो गया है कि अब भैया जाना है मुझे, तब टीआरएनए आता है उसको लेने के लिए। टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को किसके साथ जोड़ देगा, टीआरएनए के साथ। अमीनो एसिड किससे जुड़ गया, टीआरएनए के साथ। आपका एएमपी अलग हो जाएगा और एंजाइम भी अलग हो जाएगा, और वो जाएगा भैया फिर से दूसरे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए। फिर इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कई बार डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं, तो मैं मार्क कर रहा हूं एनसीईआरटी में। सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, मतलब अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन की चेन बनाना, दैट इज ट्रांसलेशन। कह रहा है द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेस इन द एमआरएनए। द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, अभी आगे पढ़ाऊंगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, इसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, और किससे जोड़ेंगे, इसके रिस्पेक्टिवली टीआरएनए से जोड़ेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है ना, कह रहा इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनफ, पास पास लाएंगे तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आपको लिखना है वो मैं मार्क करता हूं, हट जाओ तुम। तो जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, यहां से कहा गया, एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू, हाँ, अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड, यानी अमीनो एसिड को क्या किया हमने, एक्टिवेट किया इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, एंड द प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। बस यहां तक, यानी यहां से क्लियर बात, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब सुनना, अमीनो एसिड को एक्टिवेट क्यों कर रहे थे, ये प्रोसेस हुई क्यों है, ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसकी वजह से भाई, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी अगर आपसे पूछ ले कि भैया एक्टिवेशन क्यों कर रहे हैं अमीनो एसिड का, या क्यों एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए देखो एटीपी ब्रेक किया है और तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है। तो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से एक्टिवेशन क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलता हूं, यहां तक की बात हुई, यानी एक्टिवेशन पढ़ लिया। अब हमें 3 स्टेप्स पढ़ने हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर मैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की बात करूं तो ये तीनों स्टेप पहले एक बार मैं समझा देता हूं,
फिर आते हैं हम थ्योरी में। सुना ध्यान से। सबसे पहला स्टेप है दैट इज इनिशिएशन। क्या है? इनिशिएशन। ये दोनों डायग्राम जो दिख रहे हैं आपको, ये इनिशिएशन के। पहली बात समझो, मेरे पास एमआरएनए था, एमआरएनए राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ गया होगा। जब वो जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम आयन लार्ज सब यूनिट को और स्मॉल सब यूनिट को कंबाइन कर देगा और कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। और राइबोसोम अटैच्ड होगा किसके साथ? एमआरएनए के साथ। मतलब जस्ट लाइक अगर मान लिया ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है तो इससे स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों क्या होगी? जुड़ चुकी होगी। एमआरएनए भी होगा, स्मॉल सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट होगी। ठीक है, जब ये पूरी असेंबली बन गई है तो अब प्रोसेस क्या होगी? स्टार्ट होगी। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो कोड होता है वो होता है एयूजी यानी स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन को पहचानने के लिए कौन आएगा? वो टीआरएनए आएगा जिसके पास स्टार्ट कोडोन के अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बेस होगा। यानी जो पहला स्टार्ट जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है, जो क्या होता है? इनिशिएटर टीआरएनए जो होगा एंटर एट पी साइट। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि सारे टीआरएनए ए साइट पर आते हैं। देखो दिख रहा है आपको तीनों साइट्स, ये ए साइट, ये पी साइट, ये ई साइट। यानी सारे टीआरएनए आके एंट्री कहां मारते हैं? ए साइट पर। लेकिन इनिशिएटेड टीआरएनए डायरेक्टली एंटर कहां करता है? पी साइट के ऊपर। कैसे एंटर करेगा भाई साहब? आरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर कोड लिखा होगा एयूजी और टीआरएनए के ऊपर कौन सा कोड होगा? यूएसी यानी अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडन कोड होगा। बाइंड करेंगे, ये हो गया। अब जैसे ये होगा तो आप देख रहे हो ए साइट खाली है अभी, तो अब थोड़ी देर के बाद अगले ए साइट पर एक और अमीनो एसिड लेकर के आएगा टीआरएनए। एक अमीनो एसिड यहां, एक अमीनो एसिड और आ गया। जब दो अमीनो एसिड आ जाएंगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ना। अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते ही अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना तो भैया इस पी वाली साइड पर जो टीआरएनए है उसका काम तो खत्म। तो ये यहां से निकल के बाहर चला जाएगा एग्जिट साइड से, और जो ए साइड पे था वो वापस कहां जाएगा? पी साइड पे आ जाएगा। क्लियर बात? तो यहां तक समझे इनिशिएशन क्या है। तो अगर मैं इनिशिएशन की बात करूं तो इनिशिएशन की थ्योरी देखना एक बार थोड़ा सी। कहां है? हाँ, अगर हम इनिशिएशन की थ्योरी बात करें तो देखो ध्यान से, एनसीईआरटी ने ये पैराग्राफ पूरा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को समझा रखा है। क्या कह रहा है? फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडोन। राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडोन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली इनिशिएटेड टीआरएनए, जो कि इनिशिएटेड टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना। उसके बाद द राइबोसोम प्रोसीड टू इलोंगेशन फेज, आगे चला जाएगा इलोंगेशन में। बट यहां तक की बात क्या कह रहा है सिंपल शब्दों में, कि जो एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडोन है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? इनिशिएटेड टीआरएनए। और वो जाके राइबोसोम के साथ क्या कर जाएगा? एमआरएनए के साथ जो राइबोसोम पे अटैच्ड है उसके साथ बाइंड कर जाएगा। यानी ये वाली स्टेप जो थी वो क्या थी? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हेडिंग डालोगे और उतनी बात लिख लोगे। अब आ जाते हैं इलोंगेशन पे, समझते हैं। मैंने बोला अब देखो ध्यान से, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना, यानी एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय राइबोजाइम। और राइबोजाइम जो है एक आरएनए एंजाइम है भाई साहब, देख रहे हो आरएनए को, चारों तरफ इसी का रोल है। मतलब आरएनए एंजाइम भी काम कर रहा है, आरएनए टीआरएनए भी है, आरएनए एमआरएनए के फॉर्म में मतलब मैसेज भी लेके आ रहा है। तो कितना रोल है पूरे ट्रांसलेशन की मशीनरी में। अब हुआ क्या कि अब देख रहे हो ध्यान से, जो ए साइड पर था वो मूव करेगा पी साइड पर, पेप्टाइड बॉन्ड बना है, नया आएगा और फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ये प्रोसेस कंटीन्यूअसली क्या होगी? चलती रहेगी। मतलब सिंपल शब्द तीन जगह है, एक जगह पे एक मौजूद है, एक जगह पे ये मौजूद है, इन दोनों के पेप्टाइड बॉन्ड बना, इधर वाला मूव करके एग्जिट, इधर वाला इधर, और फिर नया इधर आ जा रहा है वापस से, फिर से बॉन्ड, फिर से ये बाहर, ये यहाँ, और फिर से एक नया आ जा रहा है। ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहेगी। यानी इसे क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं। अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं तो एनसीईआरटी ने इलोंगेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है आराम से देखते हैं ध्यान से एक बार। तो सबसे पहले कह रहे हैं यहां से इलोंगेशन शुरू होता है। कह रहा है द राइबोसोम प्रोसीड टू इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसके बाद इलोंगेशन फेज में एंटर कर जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज मतलब इलोंगेशन स्टेज में कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टू टीआरएनए, यानी अमीनो एसिड जो टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है सीक्वेंसली, सीक्वेंस में बाइंड विद एप्रोप्रिएट कोडोन इन द एमआरएनए। यानी एक एक करके टीआरएनए आएंगे और अपने अपने कोडोन के साथ, एंटी कोडोन के साथ बाइंड करेंगे। यानी टीआरएनए के पास एंटी कोडोन है, आरएनए के पास, एमआरएनए के पास क्या है? कोडोन है, दोनों रिस्पेक्टिवली बाइंड करेंगे।
in mRNA by forming a complementary base pairing with the tRNA anticodon. अब कह रहा है the ribosome moves from codon to codon. राइबोसोम एक कोडोन से दूसरे कोडोन पर मूव करेगा mRNA के ऊपर। जैसे मान लिया पहला कोड यहाँ था, राइबोसोम यहाँ है, फिर अगला कोड यहाँ है, मूव करके राइबोसोम यहाँ जाएगा, फिर अगला कोड आगे तो मूव करके आगे जाएगा। अब क्या आ रहा है, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, अमीनो एसिड एक के बाद ऐड होंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, दैट इज इलोंगेशन। क्या है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन भी आप लोग क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कहां पर, टर्मिनेशन पे। हुआ क्या कि भाई ये जो पूरी प्रोसेस मूव कर रही थी, होते 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 ये कहां पहुंचेगा, एंड में। कहां पहुंचेगा, एंड में। मैं यहां लिख रहा हूं एंड में एक कोड है UAA। अब बताओ ये कौन सा कोड है, स्टॉप कोड। अच्छा यहाँ पे ए साइड बना रखा ना, यहाँ बना UAA, यहाँ कोड है। अब अगला कोड कौन सा है, स्टॉप कोड। राइबोसोम मूव करके अगले कोड पे जाएगा तो, लेकिन भैया स्टॉप कोडोन के लिए तो कोई अमीनो एसिड ही नहीं होता है, तो मतलब कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं। अगर कोई टीआरएनए आएगा नहीं तो ये वाला जो थर्ड वाला अमीनो एसिड था ये इस वाली साइड पे आएगा और इंतजार करेगा कि ए पर कोई आए फिर बाइंड करूं, ए पर कोई आए फिर बाइंड करूं, बट कोई आएगा ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये यहां से एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। तो अगर मैं अब टर्मिनेशन की बात करूं तो देखो टर्मिनेशन क्या कह रहा है, टर्मिनेशन कह रहा है कि एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन, यानी स्टॉप कोडोन पर रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा क्योंकि कोई टीआरएनए तो है ही नहीं, एंड टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। और राइबोसोम से प्रोटीन की चेन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये है पूरी कंप्लीट ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन चेन कैसे बना रहे हैं, एमआरएनए कैसे बन रहा है और आरएनए का प्रोटीन चेन बनाने में कितना रोल है। एक छोटी सी चीज, डायग्राम कहाँ था, ये जो राइबोजाइम है जो आरएनए होता है, लेकिन आरएनए एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कौन सा आरएनए होता है, 23SR आरएनए, 23SR आरएनए ये काम करता है एज ए राइबोजाइम, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद बस आज की क्लास यहीं तक, ट्रांसलेशन आपका खत्म हो गया है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जीन रेगुलेशन। ठीक है, धन्यवाद।